तो चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? कार्बन तथा इसके यौगिक में। आज पुनः हम उनसे आगे बढ़ते हैं। कार्बन तथा इनके यौगिक जो हमारा चैप्टर था, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसकी अगली कड़ी को यानी अगली टॉपिक को हम लोग लेकर आए हैं, जिसका नाम था कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म के बारे में, यानी कोई भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो केमिकली किस तरह से बिहेव करता है। सपोजिंग अगर हम कोयला यानी कि कार्बन का जो एलोट्रोप्स है, कार्बन के जो अपर रूप है वो कोयला है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, चारकोल है, ये सभी कार्बन के अपर रूप हैं। तो हम जैसे कार्बन को उठाते हैं यानी कि कोयला सपोजिंग, और उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं, यानी कि कोई भी तत्व या कोई भी सबस्टांस जब जलेगा तो किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। यानी कि जलने के लिए कौन सा गैस की आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अगर किसी सबस्टांस को हम जलाना चाहते हैं, बर्निंग करवाना चाहते हैं, तो ऑक्सीजन इज मोस्टली नीडेड फॉर द कंबशन ऑफ एनी सबस्टांस। किसी सबस्टांस को जलाने के लिए, कंबशन के लिए क्या चाहिए जी? ऑक्सीजन चाहिए। तो जब हम इसको जलाते हैं तो आपको पता होगा कि जिस तरह यानी कोयला यहाँ किस रूप में है, यानी कोयला यानी सॉलिड रूप में, यानी कार्बन का ही रूप है। बहुत बढ़िया। इसको जब हम जलाते हैं तो धुआं भी निकलेगा, हीट भी निकलेगा, और प्रकाश भी निकलेगा, ज्वाला भी निकलेगा, और साथ साथ उनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकलता है। यानी कि जब कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगा ही, साथ में क्या क्या निकलता है? ऊष्मा ऊर्जा और प्लस प्रकाश भी निकलता है। तो कार्बन इस प्रक्रिया को यानी कि दहन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। जलाने का मतलब दहन हो गया, कंबशन हो गया। यानी कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, यानी कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा ऊर्जा तथा प्रकाश का निर्माण करता है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम लोग आते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म हमारा है दहन। क्या है जी? दहन यानी कि कंबशन। कंबशन तो यानी कि कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा ऊर्जा तथा प्रकाश का निर्माण करता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकलेगा। तो चलिए, इसको भाषाई रूप में हम लोग लिख लेते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या क्या दे रहा है जी? तो क्या क्या दे रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा ऊर्जा एवं प्रकाश देता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। और जिसके उपस्थिति में कोई भी सबस्टांस जल रहा है, सपोजिंग यहाँ देखिए कार्बन किसके उपस्थिति में जल रहा है जी? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो कार्बन का जलना मुश्किल है। यानी कि जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, यानी जिसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या है? उपचायक है। क्या है? उपचायक। क्योंकि यहाँ देखिए कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन। क्या हो गया जी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीजन का एडिशन। ऑक्सीजन का जुड़ना ही उपचयन कहलाता है, यानी कि ऑक्सीकरण कहलाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द एनी सबस्टांस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी सबस्टांस में ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी कि ये रिएक्शन जो हो रहा है किसकी उपस्थिति में हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो शायद ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, यानी कि कार्बन नहीं जल पाएगा। यानी जिसके उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यानी O2 एक क्या है? उपचायक है। क्या है? इन सारी चीज़ों को हम केमिकल रिएक्शन में डीपली पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जान लीजिए कि उपचायक क्या हो गया? जिसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा,
तो ऑक्सीजन एक उपचायक है। ऑक्सीजन क्या है? एक उपचायक है। तो अभी तक हम क्या पढ़े कि कार्बन को हम जला रहे हैं और किसकी उपस्थिति में जला रहे हैं? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। यानी व्हेन द कार्बन्स आर बाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल गिव द कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एंड लाइट, आपको बाहर निकलेगा। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका दहन। लेकिन ये तो हम सिर्फ कार्बन को जला रहे हैं। अगर हम कोई कार्बनिक यौगिक लेते हैं, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, सपोजिंग अगर हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं मिथेन, इसको जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या निकलेगा? जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो जो चीज़ यहाँ मिल रहा था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जल भी आपको फ्री में मिलेगा, क्योंकि जल की कोई कमी है ही नहीं। वाटर इज अवेलेबल इन एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पानी की अधिकता में मात्रा पाई गई है, इसीलिए इनके साथ भी आपको जल मिल रहा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो भैया हो मिल ही रहा है, जल तो मिलेगा और ऊष्मा ऊर्जा, साथ में प्रकाश तो होगा ही होगा। तो बस कार्बनिक यौगिकों को जलाने से एक ही एडिशन हुआ है, वो क्या है? जल एडिशन हुआ है, यानी कि जल जुड़ा है। बाद बाकी तो सब वही चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश दे रहा है, साथ में क्या मिल रहा है? जल मिल रहा है। यानी कार्बनिक यौगिकों को जब हम जलाते हैं तो जलाने पर क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण होगा। इन बातों को आप समझ गए होंगे। तो फिर से देखिए, यानी कि कार्बनिक यौगिकों को, जब कार्बनिक यौगिकों को जलाते हैं, कार्बनिक यौगिकों को जलाने पर, यौगिकों को जलाने पर क्या मिल रहा है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी प्लस यानी कि प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या थी? ये सारा प्रोसेस जो हम पढ़े हैं वो दहन के अंतर्गत पढ़े हैं। किसके अंतर्गत पढ़े हैं जी? दहन के अंतर्गत पढ़े हैं। और एक चीज़ों को देख लेना है कि हम लोग जो वेल्डिंग करते हैं या किसी चीज़ में छेद करते हैं तो क्या है? एथाइन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण ऑक्सी एसिटिलीन कहलाता है। यानी एसिटिलीन गैस का प्रयोग वेल्डिंग करने में किया जाता है। C2H2 इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग ऑफ एनी सबस्टांसेस। यानी कि एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए। और एसिटिलीन क्या है? तो बेसिकली एथाइन और ऑक्सीजन का मिश्रण का दहन है। दोनों का मिश्रण लीजिए, उसको जला दीजिए, इट विल फॉर्म ऑक्सी एसिटिलीन गैस विच इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग फॉर एनी सबस्टांसेस। किसी सबस्टांस के वेल्डिंग के लिए हम इन दोनों के मिश्रण का प्रयोग यानी ऑक्सी एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या सीखे? यानी कि ऑक्सीजन एवं C2H2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? एथाइन बोलते हैं, के मिश्रण का दहन, इन दोनों को मिश्रित कर दीजिए, कहा दहन क्या कहलाएगा? ऑक्सी एसिटिलीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सी एसिटिलीन, एसिटिलीन कहलाता है। इसका प्रयोग क्या होता है? किसी पदार्थों में छेद करने के लिए, भेदने के लिए तथा वेल्डिंग में इसी गैस का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों के मिश्रण यानी ऑक्सी एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग के लिए। इस चीज़ों को भी लिख लीजिए, बाई चांस अगर पूछ दे कि यहाँ प्रयोग किया जाता है तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस का प्रयोग, ऑक्सी एसिटिलीन गैस का प्रयोग वेल्डिंग करने में किया जाता है। कहाँ जी? वेल्डिंग करने में, वेल्डिंग में किया जाता है। और वेल्डिंग तो दो प्रकार का होता है, वो आगे इतना आपको डीपली नहीं पढ़ना। आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग होता है, दो प्रकार का वेल्डिंग होता है। लेकिन सामान्यतः वेल्डिंग के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन गैस कैसे बना? ऑक्सीजन और एथेन के मिश्रण को जब हम जलाते हैं तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस का प्रयोग यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस कहलाता है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एथाइन। और उसको जब हम इसको जलाते हैं तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है, जिसका प्रयोग किस में किया जाता है जी? वेल्डिंग में किया जाता है।
तो बच्चों यहाँ तक आप लोग उतारिए, तब तक वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम अगला जो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म है यानी ऑक्सीडेशन उसको पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए उतारिए। चलिए, तो कार्बनिक यौगिकों का पहला रासायनिक जो गुणधर्म था वो हमारा कंबशन था। कंबशन का मतलब क्या हुआ, जलना, और जलेगा किसके उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसको जलाए थे, तो कार्बन को जलाए थे। कार्बन को जलाने से क्या क्या मिला था भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला था, उसमें ऊर्जा प्लस प्रकाश मिला था। लेकिन जब किसी कार्बनिक यौगिक को जलाए थे, इन तीनों चीजों के साथ एक चीज एक्स्ट्रा फ्री में मिला था, दैट इज वाटर। वाटर आपको फ्री में मिला था। और हम बताए थे कि इथाइन और ऑक्सीजन के मिश्रण का जब दहन करवाते हैं तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है किसी चीज़ों को जोड़ने के लिए, काटने के लिए, छेद करने के लिए, और वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ रखे थे। चलिए, अगला जो हमारा रासायनिक गुणधर्म का जो दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म है वो है ऑक्सीडेशन, यानी कि आप कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण नाम से क्लियर है और इंग्लिश से ज्यादा चीजें क्लियर होती है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी प्लस एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़, यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, तो क्या बोलेंगे कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे जी, ऑक्सीडेशन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग, एवं हाइड्रोजन की ह्रास या कमी, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है जी, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे आप लोग जानते होंगे, जैसे अगर हम एक एथेनॉल लेते हैं C2H5OH, और हम बताए थे कि एथेनॉल which is less poisonous, that's why it is used for the, हम लोग दारू शराब बनाने में या जो हम लोग सेवन करते हैं उसमें क्या मिक्सर रहता है, एथेनॉल का मिक्सर रहता है। लेकिन अगर मेथेनॉल जो ज़्यादा पॉइजनस होता है, अल्कोहल, अगर उनका थोड़ा सा भी सेवन कर लिए तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत पहुंचा सकता है। कुछ सेकेंड के अंदर हम अंधा हो भी सकते हैं और मृत्यु के भी चांस बनते हैं। इसीलिए हम लोग जो अभी मार्केट में जो दारू शराब मिलती है, दैट इज ए मिक्सचर ऑफ एथेनॉल, वो क्या है, एक एथेनॉल का मिक्सचर है और एथेनॉल का हम लोग सेवन कर रहे हैं। एथेनॉल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटासियम परमैंगनेट, बेसिक पोटासियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट, तो इट विल गिव और इट विल कन्वर्ट टू द एथेनोइक एसिड। यानी एथेनॉल से एथेनोइक एसिड में, यानी कि अम्ल से एसिड में परिवर्तन हो रहा है। अम्ल से एसिड में परिवर्तन किसके उपस्थिति में हो रहा है, तो जो कैटलिस्ट हमारा है वो है क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटासियम डाइक्रोमेट। तो देखिए, लिख देते हैं इसको, बेसिक यानी कि क्षारीय KMnO4 और अम्लीय पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो जब when ethanol react in the presence of basic potassium permanganate and acidic potassium dichromate, it will give एथेनोइक एसिड। क्या देगा, एथेनोइक एसिड देगा। क्या देगा जी, एथेनोइक एसिड। और सबको पता है जी, जल तो फ्री है, फ्री में क्या देगा, जल। तो देखिए, ये इसका नाम हो गया एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं सामान्य नाम में, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है।
और एसिटिक एसिड सिरका में विनेगर में पाया जाता है। ये बात तो आप लोग जान गए होंगे। लेकिन जिसके उपस्थिति में कोई रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोग कैटेलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, जो तो स्वयं खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। यानी कैटेलिस्ट वह सबस्टांस है which do not take part in the chemical reaction but it will increase or decrease the rate of reaction। खुद भाग नहीं लेगा लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा घटा देगा। जो बढ़ाएगा दैट इज पॉजिटिव कैटेलिस्ट, जो घटाएगा दैट इज निगेटिव कैटेलिस्ट। पॉजिटिव कैटेलिस्ट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और निगेटिव कैटेलिस्ट विल डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वो 11th में जाके हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डीपली में। लेकिन यहाँ हमारा क्या मामला है कि एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बन रहा है किसके प्रेजेंस में, तो बेसिक पोटासियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट और साथ में क्या मिल रहा है जी, वाटर। तो आप समझिए इसका नाम ऑक्सीकरण सब कैसे हो गया। क्या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जो हमारा रिएक्टेंट में ऑक्सीजन था अगर मान के चलिए 1 तो 2 हो रहा है उसमें, अगर इसमें 3 था उसमें 4 हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो लेकिन देख लेते हैं ऑक्सीजन जुड़ा है या नहीं हुआ है और हाइड्रोजन कमा है या नहीं कमा है। अगर दोनों शर्तें और दोनों बातें मिल जाती हैं तो हम कह लेंगे कि ये रिएक्शन जो हमारा हो रहा है दैट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखते हैं, देखिए यहाँ कितना बताइए, यहाँ आप ये बताइए कि हाइड्रोजन कितना था, तो हाइड्रोजन 5 1 6 हाइड्रोजन था और यहाँ कितना हाइड्रोजन है, तो 3 1 4 हाइड्रोजन है। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है, इसके मतलब कोई नहीं है। बाय प्रोडक्ट देखिए यहाँ कितना है, 3 1 4 हाइड्रोजन है, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए कितना ऑक्सीजन है जी, ऑक्सीजन 1 है और यहाँ कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 है। तो बताइए ऑक्सीजन में वृद्धि यानी ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन में कमी और हाइड्रोजन का कमी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो दिस इज बेसिकली known as the oxidation reaction because addition of oxygen and subtraction of the hydrogen। एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का और कमी किस में हो रहा है, सॉरी एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, कमी किस में हो रहा है, हाइड्रोजन का। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म में जो हमारा पहला पहलू था, जो हमारा पहला प्रक्रिया था दैट इज बेसिकली कंबशन एंड सेकेंड इज ऑक्सीडेशन। तो तब तक इसको उतारिए आप लोग, वीडियो को पॉज कीजिए। अब हम तीसरा जो एडिशन रिएक्शन है, संकलन अभिक्रिया है, फिर प्रतिस्थापन है, उनको पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में क्या क्या पढ़ लिए थे जी, तो पहला पढ़े थे दहन दैट इज कंबशन और सेकंड पढ़े थे ऑक्सीकरण दैट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम जो तीसरा पढ़ेंगे उसको देखते हैं हम लोग कि तीसरा क्या है। तो तीसरा समझते हैं, तीसरा है संकलन एडिशन रिएक्शन। इससे भी क्वेश्चन पूछता है संकलन अभिक्रिया, क्या पूछता है वो हम आपको बता देते हैं। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तीसरा जो हमारा रासायनिक गुणधर्म है दैट इज बेसिकली एडिशन रिएक्शन। नाम से क्लियर है एडिशन, लेकिन एडिशन करेंगे क्या, उसमें तो सर ऑक्सीजन कर रहे थे और हाइड्रोजन घटा रहे थे, तो इसमें हाइड्रोजन करेंगे। लेकिन करते तो हैं लेकिन किसके उपस्थिति में, जिसके उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेलिस्ट बोलते हैं, उत्प्रेरक। बार बार हम चर्चा कर चुके हैं कि उत्प्रेरक क्या है, वह पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा लेकिन अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। तो हम पढ़ते हैं किसको बोलते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देता है, बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, किसके उपस्थिति में, तो भैया निकेल प्लेटिनम प्लेडियम ये सब की उपस्थिति में। तो ये सब क्या है, तो कैटेलिस्ट है, क्योंकि इनके बिना रिएक्शन संभव नहीं है, इनके बिना रिएक्शन संभव नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है, हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है, बदल जाता है। असंतृप्त का मतलब क्या हुआ जी? असंतृप्त का मतलब क्या हुआ? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड? तो संतृप्त का मतलब हम बताए थे कि सिंगल बॉन्ड अल्केन, और असंतृप्त मतलब बताए थे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो चलिए, यानी कि C2H2 का एक उदाहरण लेते हैं, और चूंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, लेकिन किसके उपस्थिति में? तो निकेल, या रहेगा प्लेटिनम, या रहेगा प्लेडियम। These all are the catalyst. Without catalyst reaction will not occur. इनके बिना रिएक्शन संभव नहीं है। इसका हो जाएगा अब C2H4 लीजिए, तो C2H6। अगर 2 भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं, उसको बदलना है अल्केन में ही, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। इसका नाम क्या है? C2H4। इसका नाम है इथेन, डबल बॉन्ड। ये हो गया इथेन, सिंगल बॉन्ड। तो बताइए बदला कि नहीं बदला? डबल से सिंगल और ट्रिपल से भी बदलेगा। सिंगल में किसके उपस्थिति में? निकेल, प्लेटिनम और प्लेटिनम के उपस्थिति में। ये सब क्या है? उत्प्रेरक है। तो सर उत्प्रेरक क्या होता है? तो वैसे पदार्थ जो खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया के दर को बढ़ाया घटा देता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक बोलेंगे। चलिए, किसी सबस्टांस में हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जिसे क्वेश्चन एक पूछ देता है बोर्ड में कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी का बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो बोलेंगे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। यानी हाइड्रोजनीकरण कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे? चलिए यहाँ लिख देते हैं, हाइड्रोजनीकरण। समझिए, हाइड्रोजनेशन किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, करण कहलाता है। उदाहरण, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का बनना पूछा जाता है। वनस्पति तेल में हाइड्रोजन जोड़ेंगे किसकी उपस्थिति में? निकेल, प्लेटिनम, प्लेडिनम। क्या बनेगा? वनस्पति घी बनेगा। इस चीज़ों को देख लीजिएगा आप। पूछा जाता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी का बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है, तो वो हाइड्रोजनेशन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों, इनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती भी है, और पूछा जाता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं तो किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाते हैं, या वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनाते हैं तो किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाते हैं, तो बोलेंगे निकेल, प्लेटिनम या पेरिडियम की उपस्थिति में बनाते हैं। तो चलिए, अगला जो हमारा गुणधर्म उनको पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए। चलिए, तो बच्चों, अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि 3 परलीय कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। पहला क्या था हमारा? बोलो, पहला क्या था? दहन। दूसरा क्या था? ऑक्सीकरण। तीसरा क्या था हमारा? तो संकलन अभिक्रिया। जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट इज बेसिकली प्रतिस्थापन, प्रतिविस्थापन बोलिए, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या प्रतिविस्थापन अभिक्रिया, वही चीज हुआ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं। रिएक्शन समझिए, बहुत चीज़ें बढ़िया गा रहा है, समझिए चीज़ों को, और बोर्ड के लिए काफ़ी लाभदायक चीज़ें हैं। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह उत्पाद के परमाणु या किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर अपना स्थान, उनका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे सपोजिंग देखिए CH4, इसका नाम तो आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे। क्या नाम है जी इसका? तो सर मीथेन है।
इसको हम Cl2 गैस के उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहे हैं। अभी बताए थे कि हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनेशन, तो क्लोरीन का जुड़ना क्लोरीनेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, तो क्लोरीन का जुड़ना क्लोरीनेशन। अब इसको जब हम करा रहे हैं तो कैटेलिस्ट क्या है, उत्प्रेरक, तो सूर्य के प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश जानते हो ना किस प्रकार का, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ प्रकाश रहता है। और इन पर जब तक नहीं पड़ेगा, मीथेन पर क्लोरीन के साथ ऐड होगा और सूर्य का प्रकाश इस पर जब पड़ता है तो क्या होता है, देखिए चीज़ों को। ये हाइड्रोजन जो यानी Cl2 है, इसको इस तरह से बॉन्ड के रूप में बना सकते हैं। तो चलिए HCl दोनों से मिला, बोला हम माइनस तुम प्लस, दोनों मिलकर क्या बना लो, बॉन्ड बना लो। पता है दुनिया में सब स्टेबल होना चाहता है, एवरीबॉडी ट्राई टू गेन देयर स्टेबिलिटी आइदर बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों भी चाहा कि हम स्टेबल हो जाए, प्लस माइनस आके जुड़ गया और प्लस माइनस आके जुड़ा तो क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और अपने आप को अस्थाई महसूस करने लगा। तो एक Cl है, चलिए बहुत बढ़िया, और HCl बाहर, यानी देखिए HCl मिलके बाहर वर्ग अपना घर बसा लिया और ये Cl आके इनके घर में आ गया। यानी क्या हुआ जी, अब अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह यौगिक के परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित कर देता है और उनका स्थान ग्रहण कर लेगा ये क्लोरीन। देखिए CH4 जो था, या अब यहाँ ये जब दोनों मिलकर क्या किया, अलग हो गया, अलग कर दो, HCl हो गया बाहर और इनके जगह पर कौन सा आ गया जी, Cl आ गया। बहुत बढ़िया। चलिए इस प्रकार का प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा, HCl जितना भी होता है कि तब तक चलता रहेगा जब तक चारों हाइड्रोजन के साथ HCl ने बना लेगा, तब तक प्रक्रिया जारी रहेगा। बोला कि हम जब तक स्टेबल नहीं हो पाएंगे तुमको छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए Cl पूरा इनके साथ बॉन्ड बनाने का प्रयास करते रहता है और पूरा इनको ख़त्म ही कर देता है, सारे H को Cl में कन्वर्ट कर देगा और लास्ट बनेगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलिए देखते हैं, यानी हमारा जो प्रोडक्ट है ये क्या बना, प्रोडक्ट ये बना हमारा ये प्रोडक्ट CHCl। अब इनका पुनः अभिक्रिया करवाएंगे Cl2 से, किसकी उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। चलिए करवाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब जो कि यहाँ तो हाइड्रोजन हट गया, अब ये फिर ये क्या किया, इनके साथ बॉन्ड बना लिया। फिर HCl बाहर, तो यहाँ HCl जब बाहर होगा, H जब इसके साथ H और Cl मिलके बाहर होगा तो ECl इसकी जगह पर अटैक करेगा। तो चलिए करवाइए, यानी यहाँ Cl हो गया, पहले यहाँ Cl था ही, अब 2 हाइड्रोजन बचा है, इसको भी नहीं छोड़ेगा और HCl बाहर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम तीसरा, वहाँ हम जो स्पेस छोड़े हैं वो डेफिनेशन लिखाने के लिए, परिभाषा लिखाने के लिए जगह छोड़ दिए हैं। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्लोरीन सारे हाइड्रोजन को विस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो किसके उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा क्या प्रोडक्ट बना है, तो CCl और 2 हाइड्रोजन, इसका रिएक्शन पुनः Cl2 के साथ, किसके उपस्थिति में जी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं। चलिए देखते हैं फिर क्या करेगा, ये Cl किसके साथ, इनके साथ, फिर बॉन्ड बनाकर क्या होगा बाहर और ये Cl इनके जगह पर अटैक करेगा, तो यानी कि CCl। चलिए CCl, इसके बाद यहाँ भी Cl और यहाँ H बचा, अब एक H बचा और HCl बाहर, HCl क्या हो गया बाहर। फिर जो हमारा प्रोडक्ट बना, फिर आओ जी प्रोडक्ट, यहाँ लिए प्रोडक्ट, अब एक H बचा है, इसको भी नहीं छोड़ेगा Cl2। फिर कि ये क्या किया, इनके साथ HCl बनाकर बाहर और Cl यहाँ अटैक करेगा, किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश। तो अब बन गया चारों हाइड्रोजन की जगह पर कौन स्थान अपना ले लिया, क्लोरीन। इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सारा नाम आपको याद रखना है। तो आज के साथ जो हमारा जो कार्बनिक यौगिक के जो रासायनिक गुणधर्म था, उन सारे गुणधर्म को हमने पढ़ रखा है और पढ़ लिए। कोई भी समस्याएं होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस समस्याओं को रख सकते हैं, सारा सॉल्यूशन हम देने का प्रयास करेंगे।
तो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम अलग पढ़ेंगे एथेनॉल के गुणधर्म के बारे में, फिर मेथेनॉल के गुणधर्म के बारे में, जितने भी यौगिक हैं, उसके बाद साबुन, अपमार्जक, सोप, डिटर्जेंट, इन सब में जो डिफरेंस है उन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन तब तक आप वीडियो को पॉज कीजिए और इनको उतारिए।